एक्सटर्नल फोर्सेस में हम इस पॉइंट को यूज कर रहे हैं कि भाई सेंटर ऑफ मास पे एक्सटर्नल फोर्स सर हॉरिजॉन्टल एक डाउट था सर, स्ट्रे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। बोलो। सर अगर एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे तो सर टाइम ऑफ फॉल एंड टाइम ऑफ राइज सेम होगा या सर कौन ज्यादा या कम क्या होगा? डिफरेंट होगा ना वो। यस अगर सर। एयर रेजिस्टेंस को अगर कंसीडर करेंगे तो एयर रेजिस्टेंस का जो फोर्स था यहाँ से जो क्वेश्चन किया था ये, अब इसमें अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड कम डायरेक्शन, टेम्परेचर। पहला था ये दोनों एक्सचेंज करते हैं पोजीशन। फर्स्ट कि ये 40 केजी मैन था, 60 केजी और 100 केजी, ये प्लैंक है, और 40 60 100 है, दोनों ए बी जो है पोजीशन अपनी एक्सचेंज कर ले रहे हैं। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, क्वेश्चन 1 था ये। तो इनिशियल पोजीशन से हम क्या करते हैं, इनिशियल पोजीशन था ड्रॉ हमेशा करना है, ध्यान रहे कि ये हो या कोलिजन का क्वेश्चन हो, कोई भी बिफोर एंड आफ्टर डायग्राम ड्रॉ करने हैं। तो ये 40 है, ये 60 है और ये 100 है, प्लैंक का 100 है। सब्जेक्टिव आंसर अगर लिखना है तो उसमें बेसिकली ये 2 पॉइंट हर क्वेश्चन में लिख देना है कि एफ एक्सटर्नल जो है, एफ एक्सटर्नल अलोंग एक्स इज 0, एफ एक्सटर्नल अलोंग एक्स एक्सिस इज 0, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, सो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस इज 0। तो सेंटर ऑफ मास इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, सो डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। 0। तो ये तो हो गई इसकी रीजनिंग जो कि हर क्वेश्चन में कॉमन रहेगी। एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम देख रहे हैं, तो डेल्टा एक्स ही हम 0 है। तो फिर बाद में ये तीनों कंपोनेंट्स के लिए लिख लेना है कि हाँ ठीक है, यहाँ से क्या है, इसका डायग्राम ड्रॉ कर दिया इनिशियल पोजीशन से फाइनली। यार इसमें हम लोग को वो प्लैंक का लेंथ नहीं दिया था, तो हम लोग एज्यूम किए कि एल है करके। हाँ ठीक है, यस सर, assume किया L। हाँ ठीक है, ये आंसर आया L/7। अच्छा ठीक है। 40 मेरा तो पॉजिटिव, 10 आया। ये जो है 60, एक्सचेंज देयर पोजीशन, तो ये इस एंड पे चला जाएगा, ये 60 केजी जो है यहाँ पे आ जाएगा, और एल जो ये यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हमें एक्स डिस्प्लेस कर देना है। डायरेक्शन नोन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी है जो डायरेक्शन लो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखो। तो m1 डेल्टा x1 डेल्टा एक्सीएम 0 है, तो हम इक्वेशन लिखेंगे m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2। इंडिविजुअल कंपोनेंट का डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, m1 डेल्टा x1, m2 का कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। तीनों कंपोनेंट इस तरीके से मूव करेंगे कि सो दैट सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 रहे। तो m1 अगर 40 केजी को कंसीडर करते हैं तो 40 केजी प्लस डिस्प्लेसमेंट प्लैंक के रेस्पेक्ट में जा रहा है, वो प्लैंक के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है एल, दूसरे एंड तक जा रहा है, और प्लैंक के साथ साथ अलोंग विद द प्लैंक वो एक्स डिस्टेंस जा रहा है, तो ये हो जाएगा एल प्लस एक्स। 60 केजी को अगर कंसीडर करें तो 60 केजी प्लैंक के रेस्पेक्ट में आ रहा है माइनस एल, प्लैंक के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए उसको साइन के साथ हम 1 डायमेंशन में लिखते हैं। तो माइनस एल डिनोट कर रहा है कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस एल और अलोंग विद द प्लैंक एक्स, और प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट तो हमने 100 कर लिया हुआ है, ये है x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 200 x, और ये होगा 40L माइनस 60L प्लस 200x इक्वल टू 0, सो माइनस 20, तो x इज इक्वल टू L/10। यस सर, यस L सर, by 10। Yes, L/10 sir। आ रहा है। यस सर। 14 कैसे आया भाई ये, तो x इज इक्वल टू L/10, तो L/10 पॉजिटिव है, मतलब राइट की तरफ मूव करेगा, मैग्नीट्यूड होगा L/10। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इंक्लाइंड। सर वो 60 केजी का जो पर्सन है वो तो सिर्फ एल ही मूव करेगा ना? एल मूव करेगा, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट है उसका, डिस्प्लेसमेंट बोल रहा, तो बार बार गलती तुम करोगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन दिखाते हैं, डायरेक्शन 1 डायमेंशन के लिए हम डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, इधर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इस डायरेक्शन में जो होगा वो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव लेके।
तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव की तरफ हो रहा है प्लस एल। अब डिफरेंशिएट कैसे होगा कि ये माइनस एल आ रहा है, ये प्लस एल आ रहा है, दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन भी इंक्लूडेड होगा ना। यस सर। हाँ तो L/10 है करेक्ट आंसर। कितने लोग का आया भाई? 2 का आया, संदीप एंड सृष्टि यस भी। सर। और भी हाँ सर ठीक है। यस सर। हमारे साइलेंट किलर्स, आई होप कि आंसर समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन में तो ये सब जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, और फिजिक्स में क्वेश्चन आना एक तो है मैथमेटिकल, कि मैथमेटिकल क्वेश्चन आ जाए, उससे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन आए, कि कैलकुलेशन कम, और अगर समझ पा रहे हो तो करोगे करेक्ट, अदरवाइज फिर गलत होगा। तो पूछा हुआ है कि ये ब्लॉक जो है उस इंक्लाइन प्लेन पे है, सब कुछ स्मूथ है, कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर। तो वहां से जब हम रिलीज करेंगे तो ब्लॉक कुछ डाउनवर्ड आता है प्लेन के रेस्पेक्ट में स्लिप करते करते, और प्लेन भी जो है कुछ अपना डिस्प्लेस होगा, किसी डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन एडवांस में अगर समझ पाते हैं हम लोग सोच के कि भाई यहाँ पे अगर हम ब्लॉक प्लेस करेंगे तो ब्लॉक के वजह से यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन ये प्लैंक अप्लाई करेगा, और वही नॉर्मल रिएक्शन इधर अप्लाई होगा। तो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर देखते हैं तो एक नॉर्मल ब्लॉक से एक्ट करेगा, एक नॉर्मल ग्राउंड से एक्ट करेगा, और mg होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो ब्लॉक से नॉर्मल रिएक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट आएगा, जिसके वजह से ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। और इंक्लाइन इस ब्लॉक के ऊपर तो mg भी है, नॉर्मल भी है, तो ये इस तरीके से डिस्प्लेस होके फाइनली कहीं होगा। तो जब लोअर मोस्ट पॉइंट पे ये पहुंच गया, लोअर मोस्ट पॉइंट पे ये पहुंच गया, तो ये h हाइट अगर फॉल हुआ तो हमें ये बताना है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, अच्छा ये जो है ये इसका लेंथ भी नहीं गिवन होगा ना? नो नहीं सर, सर, वो है ना एच सर, कॉट एच कॉट थीटा करके। अच्छा थीटा गिवन था, थीटा थीटा गिवन था नहीं? अच्छा ठीक है, चलो थीटा भी गिवन नहीं था। सर वो अज्यूम कर लिए। एज्यूम कर लिए, चलो एज्यूम कर लिया। चलो ठीक है, एजम्पशन के हिसाब से चलते हैं, ये थीटा है। तो ये जो इसकी लेंथ है, ये लेंथ जो हॉरिजॉन्टल होगी, हॉरिजॉन्टल लेंथ एल, एल इज इक्वल टू एच बाई टैन थीटा होगा। टैन थीटा इज इक्वल टू एच बाई एल। हाँ सर। टैन थीटा इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल बेस की जो लेंथ है, इंक्लाइंड प्लेन के बेस की लेंथ को एज्यूम किया है कि एल है। तो एल इज इक्वल टू एच बाई टैन थीटा, एच बाई टैन थीटा, एच बाई टैन थीटा ये हो गई एल, तो जहाँ पे भी आएगा उसको पुट कर देंगे, एच बाई टैन थीटा। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पूरे सिस्टम के ऊपर फोर्स जीरो है, तो डेल्टा एक्स सी एम जीरो होगा। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट करेंगे और फाइनली आएगा डेल्टा एक्स सी एम जीरो। जब डेल्टा एक्स सी एम जीरो होगा तो इसका मास, तो ब्लॉक का मास है स्मॉल एम और इंक्लाइन प्लेन का मास है कैपिटल एम। सो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू जीरो। m1 ब्लॉक को कंसीडर करते हैं तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ब्लॉक जो है इंक्लाइंड ऐसे आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल क्या होगा? इसके हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चेंज, वो प्लैंक के रेस्पेक्ट में होगा L हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये होगा प्लैंक के रेस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ये, तो ये हो जाएगा -L। सिर्फ x कोऑर्डिनेट पे फोकस करो। प्लैंक के रिस्पेक्ट में, प्लैंक के रिस्पेक्ट में इनिशियली यहाँ पे था, जिसको भी डाउट हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, मनी मन सोच रहा है कैसे हुआ, उसके लिए कि यहाँ से अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ब्लॉक पहले यहाँ पे था और यहाँ से यहाँ पे आ गया। तो व्हाट इज चेंज इन x कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन? सिर्फ प्लेन के बारे में सोचो कि प्लेन से अगर हम देखेंगे तो वो ऐसे स्लाइड करके आ रहा है, स्लाइड करने में वो हॉरिजॉन्टली कितना मूव किया? हॉरिजॉन्टली जो उसकी बेस की लेंथ है वो मूव किया। तो एच प्लैंक, कॉट थीटा। यस सर। प्लैंक के रिस्पेक्ट में यस। वो L है, और डायरेक्शन के वजह से वो -L है, तो m इंटू -L, और प्लेन भी मूव कर रहा है तो प्लेन के साथ साथ वो हो जाएगा x प्लस x प्लस m2। m2 इज व्हाट? m2 है कैपिटल M, कैपिटल M का डिस्प्लेसमेंट ही हमने x लिया हुआ है, कैपिटल M का डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू ml डिवाइडेड बाई
x इज इक्वल टू ml डिवाइडेड बाई m प्लस m। यस सर। ml डिवाइडेड बाई m प्लस m। तो l की वैल्यू अगर गिवन नहीं, थीटा तुमने एज्यूम किया, तो उसके अकॉर्डिंग जो है l की जगह वो पुट कर दोगे। हाँ सर, m एम h एच कॉट एच थीटा बाई एम प्लस एम हो कॉट जाएगा। थीटा by बाय m। अपर केस एम प्लस स्मॉल एम। तो सर कैपिटल M आप इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थोड़ा कर दीजिए। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो किया, ये डिस्प्लेसमेंट जो है इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में भी है और इसके रिस्पेक्ट में भी है, तो दोनों में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखना। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट x में नहीं हुआ क्योंकि हॉरिजॉन्टल में फोर्स 0 है। क्या y में भी 0 है? y में भी इसका 0 है। नो सर। इसमें जो है इंडिविजुअल पार्टिकल, यहाँ से तो इसमें पूछा था कि इस डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पहला वाला क्वेश्चन अगर देखोगे, पहले वाले क्वेश्चन में जिसमें ये बताया था कि ये एरो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तुम सोचोगे कि अच्छा सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, नहीं, वाई में कोई फोर्स है कि नहीं, वाई में ग्रेविटी एक्ट कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है, और ग्रेविटी की वजह से पुल होते होते ये ब्लॉक भी नीचे आ रहा है, तो ब्लॉक के वाई कोऑर्डिनेट में तो चेंज हुआ। अगर हम वाई सेंटर ऑफ मास के बारे में सोचेंगे कि व्हाट इज वाई सेंटर ऑफ मास, तो वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो व्हाट इज चेंज, तो चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 डेल्टा y1 प्लस m2 डेल्टा y2 डिवाइडेड बाई डेल्टा डेल्टा अप्लाई कर दिया, चेंज सबके यस ऊपर। सर। तो अब अगर इसमें देखेंगे कि भाई ब्लॉक का वाई कोऑर्डिनेट, ब्लॉक के सेंटर ऑफ मास जो है वो तो डाउनवर्ड आ रहा है, इंक्लाइन प्लेन का, इंक्लाइन प्लेन के बारे में, सिर्फ इंक्लाइन प्लेन के बारे में सोचो, तो इंक्लाइन प्लेन इनिशियली कहीं यहाँ पे है और यहाँ से जो ये शिफ्ट होकर इधर कहीं आया, तो इसका सेंटर ऑफ मास की जो हाइट होगी वो तो वही रहेगी। ब्लॉक यस सर। इंक्लाइन प्लेन यस सिर्फ सर। एक्स डायरेक्शन में मूव करा, वाई में तो वो ऊपर नीचे कहीं जा नहीं रहा है। तो अगर कैपिटल एम के वाई सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ उस ब्लॉक का इंक्लाइन प्लेन का एक्स सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है, तो y2 जो है, बट ब्लॉक मूव कर रहा है, ब्लॉक इनिशियली किसी हाइट पे था, अब वहां से वो नीचे आ गया, तो ये हो जाएगा स्मॉल m को अगर m1 लेते हैं तो उसके y कोऑर्डिनेट में कितना चेंज हुआ, तो उसका जो है ब्लॉक h डाउनवर्ड आया, डाउनवर्ड, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माइनस h, माइनस एच। माइनस एच। डिस्प्लेसमेंट माइनस h, और यस सर। प्लस कैपिटल M का डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 डिवाइडेड बाई m प्लस जीरो डिवाइडेड बाई m कैपिटल एम प्लस प्लस स्मॉल एम। कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो व्हाट इज डेल्टा YCM, डेल्टा YCM यहाँ पे देखो नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, वो जीरो नहीं है, वो हो जाएगा MH डिवाइडेड बाई m प्लस m। एम प्लस एम। तो कोई पूछेगा चेंज इन, कोई क्वेश्चन अगर ऐसे आया, ये सिस्टम दिया हुआ है, पूछा हुआ है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोई पूछेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से इसको, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट में कुछ चेंज और y कोऑर्डिनेट में चेंज, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसको मान लो चेंज इन पोजीशन वेक्टर से डिनोट कर देते हैं, तो हो जाएगा डेल्टा x सेंटर ऑफ मास i कैप प्लस डेल्टा y सेंटर ऑफ मास j कैप। भाई x एंड y पोजीशन होता है, तो यस जो सर। डेल्टा r होगा वो डेल्टा x i प्लस डेल्टा y j, तो डेल्टा r चेंज इन पोजीशन, डेल्टा x तो जीरो है, डेल्टा x क्यों जीरो है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो डेल्टा x जीरो हो गया, डेल्टा y क्या है, डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस एम एच डिवाइडेड बाई m प्लस m इंटू जे कैप, ये हुआ डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट। तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो हो जाएगा मॉड डेल्टा आर, मॉड मतलब ये है सेंटर ऑफ मास एम एच बाई एम प्लस एम डिस्प्लेस हुआ है और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसका सिर्फ डायरेक्शन पहले पूछा था कि डायरेक्शन कितना है, यस सर। तो अभी जो है हमने उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया कि कितना डिस्प्लेस होगा।
अगर फोर्स नहीं एक्ट कर रहा होता, फोर्स जीरो नहीं होता, फोर्स एक्ट कर रहा होता, तो फिर हम सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट एक्स में भी फाइंड करते और उसको यहाँ पे लिखते और सेंटर ऑफ मास का टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से बता देते। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? थोड़ा विजुलाइज करो, थोड़ा फोकस करो। जो अचानक नींद से जागे हैं उनको लग रहा होगा क्या चल रहा है ये सब। एक्स और वाई, अभी तक हम एक्स को यूज कर रहे थे कि एक्स चेंज नहीं हो रहा है पूरे सिस्टम। अच्छा, जब एक्स के बारे में देखो तो वाई को भूल जाओ, वाई के बारे में सोचना ही नहीं है बिल्कुल। दोनों डायरेक्शन एक्स एंड वाई एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। जब तुम एक्स के बारे में सोचो वाई छोड़ दो। एक्स में देखो कोई फोर्स नहीं है तो एक्स में सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं होगा क्योंकि सिस्टम जो है रेस्ट से रिलीज हुआ है। अब एक्स को जीरो करके हमने फाइंड कर लिया कि इंडिविजुअली कितना डिस्प्लेस होंगे, एम कितना डिस्प्लेस हो रहा है और एक्स कितना ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हो रहा है। तो इंडिविजुअल पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमने इस फैक्ट को यूज करके फाइंड किया कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में नो चेंज। अब पूछा हुआ है कि भाई क्या सेंटर ऑफ मास में कोई डिस्प्लेसमेंट है ओवरऑल। क्वेश्चन ये दिया हुआ रहेगा तो मैं आंसर लिखा रहेगा जीरो। अब तुम इमोशनल हो जाओगे तुरंत, अरे ये तो ऐसा तो किया हुआ है सेंटर ऑफ मास में डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। अरे डिस्प्लेसमेंट एक्स में जीरो होता है, एक्स के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं है। अगर वाई के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं है तो वाई के लॉन्ग भी जीरो रहेगा। बट यहाँ पे वाई पे तो फोर्स एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन है, mg है और ब्लॉक नीचे आ रहा है। ब्लॉक जो है उसका वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो जब एक कंपोनेंट का वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है फोर्स की वजह से तो दूसरा तो सेंटर ऑफ मास भी डिस्प्लेस होगा। सर तब तो हर टाइम सेंटर ऑफ मास वाई में चेंज होगा क्योंकि ग्रेविटी तो एक्ट हर टाइम ही करेगा। हर टाइम मतलब जब इंक्लाइंड होगा तभी ना, इसमें कहाँ चेंज होगा? यस सर। हर टाइम नहीं, इंक्लाइंड में अगर है तो साइन कन्वेंशन के अनुसार हमेशा लेफ्ट। साइन सर मतलब साइन कन्वेंशन के अनुसार अगर लेफ्ट साइड अगर वो डिस्प्लेस हो रहा है तो हमेशा नेगेटिव लेंगे और राइट साइड हो रहा है तो पॉजिटिव हमेशा लेंगे। हाँ, लेफ्ट साइड में होगा तो नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव। ठीक है। यस सर। तो अच्छा, ये एयर रेजिस्टेंस वाला, यार ये रेजिस्टेंस का ठीक है क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको बता देता हूँ, बाकी लोग भी इस चीज़ को समझ ही लें कि हालांकि विस्कस फोर्स बताए थे पहले। ये क्या बताया हुआ है, टाइम ऑफ राइज टाइम ऑफ फॉल रेजिस्टेंस के केस हाँ, में। काइनेमेटिक्स में एक बार बताए थे, ऊपर जाने कम टाइम लगेगा। अरे अजीब आदमी यार ये, रिपीट देखो, यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो पुराना जो वन डायमेंशनल मोशन था उस क्विकली बस एक देख लोगे, वन डायमेंशनल मोशन था जिसमें एयर रेजिस्टेंस एक्सक्लूडेड था। एयर रेजिस्टेंस एक्सक्लूडेड था तो अगर हम यहाँ पे यू स्पीड से प्रोजेक्ट करते थे तो ऐसे ऐसे क्या होगा, ये यहाँ से आएगा, यहाँ से आते 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 तो यू फाइनली बाई क्या जी। करेगा, ये यू से ही स्ट्राइक करेगा, सेम स्पीड से स्ट्राइक करेगा, सेम स्पीड से स्ट्राइक करेगा क्योंकि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं है। अब वर्क एनर्जी सबको जानते हो तो क्या है, ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसका वर्क डन क्लोज पाथ में जीरो होगा। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर होगा तो वर्क डन बाई ग्रेविटी जीरो रहेगी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो रहेगा। इसीलिए जिस स्पीड से स्ट्राइक करेगा उसी, जिस स्पीड से उसको प्रोजेक्ट करेंगे उसी से स्ट्राइक करेगा। अब एयर रेजिस्टेंस अगर है तो एयर रेजिस्टेंस जो है वो फ्रिक्शन टाइप का फोर्स होता है। जब फ्रिक्शन टाइप का फोर्स होता है तो मान लो खूब तेज 50 मीटर पर सेकेंड से अगर तुमने प्रोजेक्ट किया तो वो आएगा जब, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी तो कंजर्वेटिव है बट फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन कंजर्वेटिव है, फ्रिक्शन कंजर्वेटिव नहीं है। फ्रिक्शन तो हमेशा डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसका वर्क डन कुछ ना कुछ रहेगा। यहां से जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन कितना होगा, एयर मतलब कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर पार्टिकल अपवर्ड जा रहा है और फोर्स डाउनवर्ड है तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स नेगेटिव। नेगेटिव। फिर यहाँ से आएगा जब वो फॉल करना स्टार्ट करेगा तो एयर रेजिस्टेंस जो है वो ऐसे एक्ट करेगा, एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में ऐड करेगा, उसकी डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड है। फिर से यहाँ से जो है वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस नेगेटिव होगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर सोचोगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी है प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस है इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी तो चलो सेम पॉइंट पे आ गया, इसका वर्क जीरो होता है,
एयर रेजिस्टेंस का वर्क क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, चेंज नेगेटिव होगा। चेंज नेगेटिव का मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। डिक्रीज करेगी तो मान लो 50 से तुमने फेंका है तो यहाँ पे कुछ 10 मीटर पर सेकंड होगा या 20 मीटर पर सेकंड होगा, जो भी होगा वेलोसिटी डिफरेंट होगी। यहाँ पे v1 है, यहाँ पे u है, डिफरेंट वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। और जाने आने का टाइम भी अलग अलग होगा। मान लेते हैं कि एयर रेजिस्टेंस जो है एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो एयर रेजिस्टेंस के वजह से एक्सेलरेशन जो है वो है, हाँ सर। एयर रेजिस्टेंस के वजह से एक्सेलरेशन यहाँ पे a प्लस जी है, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन g माइनस ए है डाउनवर्ड। ठीक है, g माइनस ए है डाउनवर्ड, g माइनस ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों दोनों पाथ में एक्सेलरेशंस अभी ठीक है, ऑडिबल है। हाँ यस सर, सर। पहले हाँ बीच कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है दैट इज a प्लस जी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्सेलरेशन है g माइनस ए। क्योंकि एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड है, ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो नेट एक्सेलरेशन जो है वो g माइनस ए हो जाएगा, g माइनस ए। तो अब टाइम हम अगर यहाँ पे फाइंड करेंगे, टाइम फाइंड करेंगे तो टाइम ऑफ राइज कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ राइज टी राइज इज इक्वल टू 2u/g। कैसे फाइंड करेंगे, फाइनल स्पीड जो है उसकी जीरो होनी है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे फाइनल स्पीड जीरो, इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड v इज इक्वल टू यू प्लस एटी कर देंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, फाइनल स्पीड जीरो, इनिशियल स्पीड u, एक्सेलेशन है a प्लस जी इंटू टाइम ऑफ राइज, तो यहाँ से t आ जाएगा u/g। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर तो डाउनवर्ड जो है वो u/a-g हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे u/g सेम लगता था, बट यहाँ पे और सिमेट्रिक सर टाइम नेगेटिव दोनों के स्पीड अलग अलग हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले हम हाइट फाइंड कर लेंगे। हाइट कितनी होगी, कितनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, फाइनल स्पीड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2a प्लस जी इंटू जो भी है मैक्सिमम हाइट h किया, तो फाइनल स्पीड जीरो होगी। सो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2a प्लस जी, 2a प्लस जी, a प्लस जी। 2a प्लस जी, ये हो गई उसकी मैक्सिमम हाइट। अब फाइनली इस हाइट से डाउनवर्ड आने में कितना उसको टाइम लगता है, इस हाइट से इस हाइट तक गया और वहां से फॉल होते होते उसको फाइनली कितना नीचे टाइम लग गया, वो होगा टाइम ऑफ फॉल। तो टाइम ऑफ फॉल हम फाइंड करेंगे, जो s इज इक्वल टू जो y इज इक्वल टू वाई नॉट, वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो इक्वेशन था y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यहाँ पे जो इनिशियल स्पीड है जब टॉप मोस्ट से फॉल करना स्टार्ट कर रहा है, तो टॉप मोस्ट फाइनल वाई कोऑर्डिनेट हम क्या लेते हैं, ग्राउंड पे जीरो लेते हैं, ग्राउंड पे जीरो, तो ग्राउंड पे जीरो पार्टिकल को लौट के ग्राउंड पे ही आना है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे बोला था ओरिजिन लेते हैं। तो फाइनल वाई कोऑर्डिनेट जीरो, इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट एच है, इनिशियल स्पीड कहाँ से, स्पीड जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहाँ पे स्पीड जीरो है, और एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, मतलब माइनस ए प्लस हाफ ए माइनस जी माइनस ए, जी माइनस ए इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से जो टाइम ऑफ फॉल होगा, टाइम ऑफ फॉल इज इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाई जी माइनस ए, h की वैल्यू को पुट कर देंगे 2g माइनस ए, ये टी स्क्वायर है 2g माइनस ए, और h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a प्लस जी, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, जो टाइम ऑफ फॉल होगा रूट हटेगा टाइम, और यही होगा टाइम ऑफ फॉल इज इक्वल टू यू डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो टाइम ऑफ फॉल होगा, टाइम ऑफ फॉल में एक्सेलेरेशन कम है, टाइम ऑफ राइज में एक्सेलेरेशन ज़्यादा है, तो कम टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा जाने में, ऊपर आने में क्या है ज़्यादा टाइम लगेगा। सेम जो है वो स्लो स्लो, सेम हाइट स्लो स्लो स्पीड से आएगा, तो टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो टाइम ऑफ राइज, टाइम ऑफ फॉल जो है, टाइम ऑफ फॉल इज मोर देन टाइम ऑफ राइज। ये सब बोला था। ये बताया हुआ है नहीं, हाँ नहीं? सर। अरे यार, यस सर। रिपीट टेलीकास्ट करवा रहा है ये तो, समझे भाई?
समझ Time of fall is more than time of rise. टाइम Yes, sir. ऑफ टाइम ऑफ फॉल इज मोर देन टाइम ऑफ राइज। यस, हाँ, नीचे आने में जो है टाइम ज्यादा लगेगा, राइज जो है वो तुरंत हो जाएगा वो। कि ऊपर अगर 5 सेकंड में जा रहा है तो नीचे लौटेगा Yes, sir. 7 सेकंड या 10 सेकंड 8 सेकंड, ऐसे जो भी टाइम होगा वो ज्यादा होगा। तो नेक्स्ट है यहाँ से प्रोजेक्टाइल वाला बता दिया, प्रोजेक्टाइल का एक्सप्लोजन वो हो गया है। हाँ सर। ऐसे एक स्फेरिकल कैविटी है, टाइप का जो है ये स्फेरिकल कैविटी है, और इस कैविटी में एक छोटा सा स्फीयर है, छोटा सा एक स्फीयर है यहाँ पे। इस स्फेरिकल कैविटी का सेंटर रेडियस है इस स्फेरिकल कैविटी की कैपिटल आर, और इस स्मॉल स्फीयर की रेडियस है स्मॉल आर, ये स्मॉल आर। स्मॉल स्फीयर का मास है स्मॉल एम, और कैपिटल ये जो कैविटी है जो ब्लॉक टाइप का है, सॉलिड ब्लॉक है, उसके अंदर एक स्फेरिकल कैविटी है कैपिटल आर रेडियस की, और स्मॉल आर जो है इसका है। इनिशियली जो सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर और सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी आर एट सेम लेवल, सेम हॉरिजॉन्टल हाइट पे है। तो मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस आर। R minus sir. R minus R. तो ये कैपिटल ब्लॉक का मास है कैपिटल M, एंड ऑल द सरफेस आर स्मूथ, ऑल सरफेस आर स्मूथ, एज्यूम नो फ्रिक्शन एनीवेयर। तो अब इसको, इस सिस्टम को रिलीज कर देते हैं। इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इफ सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम को रेस्ट से रिलीज कर दिया गया, सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, तो फाइनली जब ये क्या है, जब ये लोअर मोस्ट पॉइंट पे आता है, लोअर मोस्ट पॉइंट पे सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट of capital M when small m reaches at bottom of cavity. If the system is released from rest, तो वो जो स्फीयर है वो ऐसे स्लाइड करते हुए नीचे आता है। लोअर मोस्ट पॉइंट पे जिस मोमेंट पे पहुंचेगा, लोअर मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो उस मोमेंट पे ये कितना डिस्प्लेस होगा, ये कितना डिस्प्लेस होगा हमें ये बताना है, ये कितना डिस्प्लेसमेंट होगा यस सर। ये फाइंड करना है। सर लेफ्ट की तरफ में डिस्प्लेस होगा ना? हाँ, फोर्स वाइज हम देखेंगे तो वहां से नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से आए। इसमें किसी और का वैल्यू नहीं दिया है, मतलब हम लोग कोऑर्डिनेट ये हेमिस्फीयर के सेंटर पे लेंगे। हाँ, कहीं से ले सकते हो, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है 30 सेकंड में सोचो फिर आंसर बताओ। और एक और क्वेश्चन, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। दोनों क्वेश्चन के डिफरेंस को कॉन्सेप्चुअली सोचना है, थोड़ा सोचोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आदत पड़ जाएगी, नहीं सोचोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो नहीं सोचने की भी आदत पड़ जाएगी। एक दिन में ना कोई फेल होता है ना कोई टॉप करता है। दो मासेस हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बारे में क्या विचार है? सरफेस स्मूथ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बारे में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर देखेंगे कंबाइंड सिस्टम लो, बीच वाले से क्यों अपने दिमाग को कॉम्प्लिकेटेड करते हो? क्या होगा? पहले तो एक तो देख के ऐसे डर गए कि
पहले कंबाइंड सिस्टम लो। अगर कंबाइंड सिस्टम लेते हो तो अब ये स्फीयर और ये जो कैविटी बड़ा सा जो ब्लॉक है वो सारे एक सिस्टम हो गए। अब इस सिस्टम के देखेंगे बाहरी दुनिया से कांटेक्ट सिर्फ ग्राउंड से है और ग्रेविटी है, इसके अलावा फ्रिक्शन जो कि सरफेस के पैरेलल एक्ट करता है वो है नहीं। तो इस सिस्टम के ऊपर सेंटर ऑफ मास, इस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 है। एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा। किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में फोर्स 0 है। क्या वाई में भी 0 है? वाई में तो 0 नहीं है ना, वाई में तो फोर्स है, ग्रेविटी है। ग्रेविटी एंड नॉर्मल। तो फिर हम डायरेक्टली क्या ले लेंगे यहां से, अब किसी डायरेक्शन में तुम डिस्प्लेसमेंट ले लो, मान लो कि इसको मान लो कि ये कैपिटल एक्स हुआ, राइट वर्ड जा रहा है, पॉजिटिव लेते हैं हमेशा, ले लेते हैं। समझ पा रहे हो कि लेफ्ट में जा रहा है तो भाई लेफ्ट में लेके उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखना है। तो अब यहां से दो पार्टिकल हैं, दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट आइडेंटिफाई करो। फर्स्ट बिट के लिए जो है, फर्स्ट बिट के लिए ये हो जाएगा कि डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास 0, सो m1 डेल्टा x1, आंख बंद करके ये इक्वेशन तो लिख ही लेना है, डेल्टा x टू 0। फिर आना है m1 कौन सा है? m1 है हमारा स्फीयर, स्फीयर है स्मॉल m, स्मॉल m। अब उसका डिस्प्लेसमेंट देखना है। डिस्प्लेसमेंट देखना है तो ये तो कैविटी के साथ साथ भी जा रहा है, कैविटी के रिस्पेक्ट में भी जा रहा है, तो हम पहले कैविटी से जो है देखेंगे। तो कैविटी से हमें क्या दिखेगा कि ये जो है इनिशियली जब लोअर मोस्ट पॉइंट पे आएगा तो दोनों के सेंटर की इनिशियल डिस्टेंस, दोनों के सेंटर्स की अभी एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 0 जो भी है सेम हो जाएगा। पहले उनके एक्स कोऑर्डिनेट क्या था? पहले उनके एक्स कोऑर्डिनेट में डिफरेंस था r माइनस आर, कैपिटल आर नहीं। अगर फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट होगा तो उसके सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस देखेंगे, सेंटर से सेंटर। तो ये जो है स्मॉल m पहले r माइनस आर पे था, अभी क्या है कि दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम हो गया है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव की तरफ है। फोकस ऑन ओनली x कोऑर्डिनेट। तुम सोचते हो नीचे भी तो कुछ, अरे वो सब नहीं, सिर्फ x। इनिशियली सोचो कि इनिशियली दोनों क्या थे, दोनों के पॉइंट्स के बीच में r माइनस आर का डिस्टेंस था, अभी दोनों सेम पॉइंट पे हैं, x कोऑर्डिनेट। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, x में चेंज देखना है तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और ये देखो, तो r माइनस आर किधर? पॉजिटिव। देखो डिस्कनेक्ट होगा, रिकनेक्ट करोगे इमीडिएटली, तो ये पॉजिटिव की तरफ है r माइनस आर, प्लस ये जा रहा है किसके साथ? प्लैंक के साथ भी तो जा रहा है सर, x, प्लस कैपिटल m जो है इस कैविटी के साथ x, 0 कर दिया, बस यहाँ पे आंसर आ गया। x इज इक्वल टू माइनस एम आर माइनस आर। माइनस एम आर माइनस आर। माइनस का मतलब है कि ये लेफ्ट की डायरेक्शन में गया है, माइनस का मतलब है